हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टोटल लर्निंग क्लास 12th यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इस चैनल पे क्लास 12th के लिए फिजिक्स का सर एक बेहतरीन सीरीज बनाने का पूरा प्रयास किया है ना, जिसमें आपको बेहतरीन कंटेंट मिले और आप क्लास 12th के एग्जाम को अच्छा तरीके से फोड़ सके सर, और बेहतरीन अंक से सर फिजिक्स में हमारा टारगेट क्या है सर, 70 में 70 आपका मार्क्स आना चाहिए। अगर आप बेहतरीन ढंग से हर एक चैप्टर का सीरीज बाय सीरीज वीडियो को अच्छे ढंग से देखते हैं, है ना, और अच्छे ढंग से नोट्स बनाते हैं, ठीक है, ये बातें बहुत मायने रखती है सर, आप लोग क्वेश्चन पेपर में किस ढंग से लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया था, आज हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, इससे मैं अगर आपके एग्जाम में बात करूं तो आपके एग्जाम में मेरे भाई, आपके एग्जाम में 2 अंक के भी सवाल आते हैं। ठीक है, 2 अंक के भी सवाल आते हैं और इसी टॉपिक में 5 अंक के भी सवाल आते हैं सर। इस वाले टॉपिक से कूलाम के नियम की बात कर रहा हूं। 2 अंक क्या आएंगे, कहेगा कूलाम के प्रथम नियम को लिख दे, या फिर कहेगा कलाम के दूसरे नियम को लिख दे, या फिर 5 नंबर में आएगा कि कूलाम के नियम को लिखे और व्यंजक प्राप्त करे। तो ये सारी चीजें हम एक बेहतरीन ढंग से, एक सिलेवार ढंग से बताएंगे, जिसका यूज आप, जिस लैंग्वेज का यूज आप अपने, है ना, एग्जाम पेपर में भी करोगे और पूरा में पूरा अंक मिलेगा सर। ठीक है, तो चलिए अब इसको लिखते हैं। सही बच्चे बेहतरीन ढंग से अपना अपना नोट्स बनाएंगे। कूलाम का नियम क्या कहता है, तो कूलाम का नियम कहता है सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक, ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक C.A. कूलाम, इनका शॉर्ट नेम है सर, इनका पूरा नाम अभी तक से नहीं बताया गया है। C.A. कूलाम, C.A. कूलाम ने 2 आवेशों के बीच, मैंने बताया था ना, जब भी 2 आवेश होगा तो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, यानी कि या तो वह आकर्षित करेगा या तो विकर्षित यानी प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल, लगने वाले बल का, लगने वाले बल के बारे में, है ना, बल के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए सर, ये लैंग्वेज होता है लिखने का। ठीक है, नियम कहते हैं, ये हो गया। अब हेडिंग देंगे इस नियम के अनुसार, है ना, यानी कि इनके नियम के अनुसार। तो यहां पे लिख देंगे इस नियम के अनुसार। अब इनका 2 नियम है सर, इन्होंने 2 नियम दिया था। ठीक है, इन्होंने 2 नियम दिया था। फर्स्ट नियम को हम लोग लिखेंगे यहां पे इस तरीके से। पहला नियम ये हमारा होगा, जब भी आपके एग्जाम में कहेगा तो इतना हेडिंग लिखिएगा। अगर पहला नियम कहेगा तो पहला नियम लिख दीजिएगा, और दूसरा नियम कहेगा तो दूसरा नियम लिख दीजिएगा। पहला नियम कहता है कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना, 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा, है ना, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के, ठीक है, दोनों आवेशों के परिणाम के, दोनों आवेशों के परिणाम के
परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए सर, अब ये समानुपाती कहता है, देखिए समानुपाती का मतलब समझिए, समानुपाती कहता है कि अगर एगो बढ़ेगा तो उसका राइट साइड वाला भी बढ़ेगा, अगर लेफ्ट साइड का बढ़ेगा तो उसका राइट साइड बढ़ेगा, अगर राइट साइड बढ़ेगा यानी कि ऑलरेडी बात है कि लेफ्ट साइड बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब सर, यानी कहने का समानुपाती का मतलब मैं समझा रहा हूं कि कोई एक साइड का अगर बढ़ता है तो दूसरे साइड का उसके जस्ट अपोजिट साइड वाला भी बढ़ेगा। इस बात को मानिए आप लोग, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, यहां से हम लोग कहेंगे, देखिए कहता क्या, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण का बल, यानी बल को हम लोग F कह देते हैं, है ना, दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती का सिंबल ये होता है सर, ध्यान रखिएगा। और दोनों आवेशों के परिणाम, तो मान लीजिए पहला आवेश हमारा Q1 है, मान लेते हैं पहला आवेश हमारा Q1 है, गुणनफल है सर तो गुना कर दिए, है ना, और दूसरा आवेश हमारा Q2 है जिसका वैल्यू Q2 है, ठीक है, Q2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे सामने एक बन जाता है इक्वेशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर में आए, इतना लिख दीजिए, आपका 2 नंबर पक्का मिल जाएगा सर, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अगले पेज की ओर बढ़ेंगे, तो यहां पे हम लोग दूसरा नियम को लिखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है उसको समझिए। तो दूसरा नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, ठीक है। बल के बारे में बात करेंगे, बल कौन सा होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, वही तो एक बल है सर आवेश में, है ना। कल के क्लास में हम लोग सीखे थे, जो पिछला क्लास हमारा हुआ था, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी, देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब आप लोग समझिए, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच के, तो एक लाइन हम लोग यहां पे लिखेंगे, ये आप लोग समझिएगा कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। जरा मैं इसको समझाऊं, तो व्युत्क्रमानुपाती कहता है अगर एक साइड का बढ़ेगा तो दूसरा साइड का घटेगा। ये कब पॉसिबल है दोस्तों, तो जब व्युत्क्रमानुपाती को इंगित करना होता है, यानी सूचित करना रहता है। तो यहाँ पे पहले पढ़िए, दो आवेशों के बीच के, है ना, बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, तो बल को तो हम लोग F कहेंगे, है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, लेकिन जब हमको इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलना रहता है तो 1/, और जो लिखने का मन है ना, वो लिखेंगे। तो बीच की दूरी यानी दो आवेश है, एक कुछ ना तो कुछ डिस्टेंस पे है सर, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, तो दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है। तो हम मान लेते हैं कि वह r डिस्टेंस पे है, तो मान ले कि वह r डिस्टेंस पे है, तो दूरी के वर्ग के यानी इसका स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपात होता है। अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, है ना, बल जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है r² के। अगर समानुपाती बोलना होगा, बल समानुपाती है 1/r² के। व्युत्क्रमानुपाती बोलिएगा तो डायरेक्ट आप बोलिएगा, अगर आप लोग समानुपाती उच्चारित करते हैं तो 1/r² बोलना पड़ेगा। इसी को, है ना, इसी को हम लोग कुछ इस फॉर्म में भी लिखते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के पावर -2, ये ऊपर जाता है तो ये हो जाता है। क्लियर, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस तरह के भी सवाल देखने को मिलते हैं, है ना, कहता है कि कौन सा संबंध सही है, और 4 ऑप्शन रहेगा। क्लियर बातें।
अब कुछ लाइन और लिखेंगे, अभी ये आपका क्लियर नहीं हुआ, ये आपका नियम हुआ है, आप उतना लिख दीजिएगा तो आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर से असली बातें स्टार्ट होती है, यानी कि 5 नंबर वाली बातें यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर से लिखेंगे ये चीजें जो मैं लिख रहा हूँ, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ये लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ सर, है ना। तो ये चीज यहाँ पे मान रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना कि Q1 तथा Q2 दो आवेश हैं, Q1 तथा Q2 दो आवेश हैं, ये मान लिया हमने, है ना। अब लिख लिया दो आवेश हैं जो एक दूसरे से कितना दूरी पे है ना, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर स्थित है। और बल तो सर हमेशा F होता है ना, बल तो हमेशा F होता है, ठीक है। तो अब यहां पर से हम लिखेंगे, ये चीज लाइन नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लाइन होगा ना वो यहां से लिखाएगा, कूलाम के नियम से। सर कूलाम का नियम हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, तो पहला नियम से इक्वेशन क्या आएगा, जो बल है सर वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों आवेशों के गुणनफल के, ये पहला नियम है, तो इसको इक्वेशन 1। सर दूसरा नियम यहाँ पे है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वह व्युत्क्रमानुपाती है दोनों के दूरी के। तो दूरी हमारा क्या है, यहाँ पे r है, तो व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के सर, तो r² का व्युत्क्रमानुपाती है। लेट इक्वेशन 2, क्लियर बात है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने लेट कर लिया, तो अब यहां पे आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो सिंपल भाषा में आप लोग क्या लिखिएगा यहाँ पे, समीकरण 1 तथा 2 से, इतना लिखना है। तो 2 से तो F जो है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए सर, यहां भी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है, यहां भी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² है। जब कंबाइंड करेंगे, जब मिलाएंगे, है ना, तो F ऊपर वाला ऊपर रहेगा, Q1 × Q2/r², हो गया ना। ये हमारे सामने आया सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कोई वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो इसको हम लोग इक्वल टू में बदलते हैं। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू में चेंज होता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू दिया जाता है। कांस्टेंट मतलब जिसका मान फिक्स हो, है ना, एक नियतांक दिया जाता है। तो उस नियतांक को हम लोग कूलाम के नियम में के कहते हैं। कूलाम साहब जी ने लेट किया था, बताया था कि के रख लेना, तो हम लोगों ने भी के रख लिया, और बाकी जो वैल्यू है एज इट इज वही का वही उतार देते हैं। और यही आपका जो व्यंजक है, इसी व्यंजक को हम लोग कूलाम का व्यंजक कहते हैं, कूलाम के नियम का व्यंजक कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का व्यंजक। बातें क्लियर हुई? अभी पूरा बात नहीं बताया सर, अभी और बातें लिखेंगे, ठीक है। अभी बातें और क्या लिखेंगे इसको समझिए कि यहाँ पे जो जो वर्ड इस्तेमाल किएंगे उसके बारे में जरा जानिए। देखिए सर, F के बारे में तो आप जान रहे हैं सर, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, तो यार खींचेगा या तो रिपल करेगा, है ना, तो 2 गो बल है सर। K के बारे में नहीं जानते हैं, तो चलिए K के बारे में हम बताते हैं। यहाँ पे K क्या है, तो K को हम लोग लिखते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। कुछ देर पेशेंस रखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। सर ये कांस्टेंट है, यानी इसका एक फिक्स वैल्यू होगा। हाँ सर, एकदम फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है तो इसका फिक्स वैल्यू है। इसको K को हम लोग 1/4πε0 कहते हैं। K के जगह पे 1/4πε0 कहते हैं। तो यहाँ पे 1/, अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम लोगों ने K लेट कर लिया। इसका वैल्यू अप्रॉक्स जो हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम में, कूलाम साहब जी K नहीं कहते, 1/4πε0 कहते हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको क्या किया कि बड़ा अच्छा नहीं लगता है, छोटा रखो। लोगों को बड़ा याद करने में मजा नहीं आता, सर छोटा याद करो, तो वैज्ञानिक भी सोचे चलो छोटा कर देते हैं। इसका जो वैल्यू होता है, याद रखिएगा, 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, वही K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, है ना। क्या हो जाएगा इसका यूनिट, न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ये आपका इसका यूनिट भी हो जाएगा। बातें क्लियर रखिए, यहां तक आप लोग को क्लियर है? बातें यहां तक उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रही होगी। तो ये आपका 5 नंबर में। अब यहाँ पे बातें पूरी क्लियर होती है। अगर आप इतना लिखते हैं, अगर 5 मार्क्स में आता है कूलाम के नियम और कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त करें, तब आप यहां तक 5 नंबर में आप दे सकते हैं दोस्तों, और 5 नंबर आपको मिलेगा। क्लियर हो गई कूलाम के नियम। अब थोड़ा बहुत हम लोग इसको जानते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धीरे धीरे आपको हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, है ना भाई। निर्वात की विद्युतशीलता है क्या सर, इसको जरा समझाइए। चलिए एक छोटा सा पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर करता हूं। तो निर्वात की विद्युतशीलता किसे कहेंगे, तो वह भौतिक, है ना, लिखेंगे वह भौतिक राशि, है ना, वह भौतिक राशि ठीक है, वह भौतिक राशि जो निर्वात में वैद्युत सक्रियता, है ना, वैद्युत सक्रियता को वह भौतिक राशि जो निर्वात में वैद्युत सक्रियता को प्रदर्शित करे तो उसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, समझिए, जैसे कि वह भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी अंग्रेजी में कहे तो मतलब वह एक राशि है सर। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा राशि। तो वह निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है फ्री स्पेस, मतलब जहां पे हवा तक ना हो वैसे स्थान को हम लोग निर्वात कहते हैं। अगर वहां पे वह राशि, अगर उस जगह पे, निर्वात जगह पे वैद्युत सक्रियता यानी कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी यानी कि वहां पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको अगर प्रदर्शित करता है तो उसको हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। सर इस बात को समझिए, इसके लाइन में ही सारा डेफिनेशन क्लियर रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, है ना, एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही है, इसीलिए इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहा गया। 4 पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है सर, जो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट पे, इसीलिए के को निर्वात की विद्युतशीलता कहा जा रहा है, और इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। जहां पे, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे, इसे एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता। आपके एग्जाम में मालूम है क्या कहेगा सर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ देगा, तो इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछे, है ना, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो इसका वैल्यू कितना होता है 8.8, है ना, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, है ना। अगर मैं इसका यूनिट लिखूं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओहो, प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बात है, इस बात को फटाफट आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अगर सर निर्वात में देख ही लिए हैं तो एक छोटा सा आता है माध्यम में, एक छोटा सा आता है माध्यम में, माध्यम की विद्युतशीलता, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें केवल चेंजेस क्या है, इसमें केवल चेंजेस यही है कि वह भौतिक राशि जो माध्यम में वैद्युत सक्रियता को प्रदर्शित करे उसे हम लोग माध्यम की विद्युतशीलता कहेंगे। बस लाइन केवल एक ही चेंज है। तो लिखेंगे वह भौतिक राशि जो निर्वात में, जो माध्यम में सर,
है ना, जो माध्यम में वैद्युत सक्रियता को वैद्युत सक्रियता को प्रदर्शित करे, है ना, प्रदर्शित करे तो उसे माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। क्लियर है बातें? अब यहाँ पे एक छोटा सा और लाइन लिखेंगे, इसको सर किसे सूचित करते हैं, तो इसे हम लोग एप्सिलॉन से, उच्चारण समझिएगा, इसको एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, ठीक है। कोई बच्चा मालूम है इसको एप्सिलॉन जीरो कहता है, एप्सिलॉन जीरो नहीं, एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग एप्सिलॉन कहेंगे, एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, ये बातें फटाफट आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है, जब आप लोग निर्वात की विद्युतशीलता समझ गए, है ना, माध्यम की विद्युतशीलता समझ गए, तो एक आ जाता है आपेक्षिक, है ना, आपेक्षिक परावैद्युतांक, है ना, आपेक्षिक परावैद्युतांक आ जाता है, तो उसको भी ध्यान दीजिए, इसको भी समझ ही लेते हैं। आपेक्षिक परावैद्युतांक, देखिए सर, आपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं, है ना, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि अगर हम निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता में अगर भाग दे दें, है ना, यानी कि अगर हम कहें कि माध्यम की विद्युतशीलता बटे में निर्वात की विद्युतशीलता इक्वल्स टू आपेक्षिक परावैद्युतांक, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका अगर आप लोग डेफिनेशन कहेंगे तो मैं लिखूंगा माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, माध्यम से स्टार्ट होता है, माध्यम वाला ऊपर रहता है, लिखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ये भी 2 नंबर में आता है सर, डेफिनेशन लिखवाने का भी रीजन है, आपके एग्जाम में पूछेगा आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है, तो ये लिखिएगा ना, तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको, तो लिखेंगे इसे हम लोग एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं, है ना, इसे एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं, ठीक है, बातें समझिए, इसे हम लोग एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। यानी सर अगर हम कहें एप्सिलॉन आर बराबर, तो माध्यम की विद्युतशीलता को अभी मैंने सिखाया एप्सिलॉन से सूचित करते हैं सर, एप्सिलॉन ऊपर, है ना, बटे में और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में निर्वात को एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, आपेक्षिक परावैद्युतांक बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे में निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर बातें? आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है इसका मात्रक पूछा जाता है सर, एकदम फेमस वाला मात्रक, एग्जाम में देखिएगा ना, सवाल एकदम रहेगा सर, सवाल एकदम रहेगा, है ना, क्या हो जाएगा, m बाई में एफ होगा, है ना, एफ होगा, ठीक है, इसी को हम लोग हाँ m बाई में एफ। क्लियर बातें?
ऐसे तो इसका यूनिट नहीं होना चाहिए सर, इसका यूनिट तो नहीं होगा, क्योंकि सर ऊपर में भी निर्वात की बदल सकता है, नीचे में भी बटा में कैंसिल आउट, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहीं पे कुछ नोट लिख लें, है ना, ऐसे तो नोट मैं लिखाऊंगा यहाँ तक, अब आप लोग नोट लिखिए। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, नोट लिखिए। ठीक है, नोट में मैं सारी चीजें मेंशन करवाता हूँ आप लोगों को, नोट में एक बार और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने कूलाम का नियम का व्यंजक सीखा। कूलाम का नियम का व्यंजक क्या था, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एकदम फटाफट इसको भी नोट करिए आप सभी लोग। ठीक है, जहां पे K की वैल्यू क्या होती है, जहां पे K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे इसका वैल्यू अगर न्यूमेरिकल पार्ट में बनाए तो हम लोगों का वैल्यू इतना आ जाएगा, है ना, इतना वैल्यू रखना पड़ेगा, 9 × 10 के पावर 9। बातें समझ में आ रही है ना, उम्मीद है बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे गए तो आगे हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट के बारे में सीखा। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोगों ने निकाला है, जस्ट इसके पीछे है, तो यहाँ पे इसका आंसर मेरे को तो याद ही है, तो आप लोग भी याद कर लेना। ठीक है, कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतना दूर तक ये दो नोट आप लोग नोट करिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके मात्रक के बारे में सोचते हैं कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा। तो एप्सिलॉन का मात्रक कहिए चाहे विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसको भी उसी में नोट करिएगा। यहाँ पे विद्युतशीलता का जो मात्रक है उसको नोट करिएगा आप सब लोग, फैराड मीटर इनवर्स। फैराड मीटर इनवर्स होता है एफएम इनवर्स, या फिर इसी को हम लोग, है ना, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं F/m, है ना, यही होता है, यूनिट सेम है सर, है ना, ऊपर लेके चलेंगे तो माइनस में हो गया, ये बातें नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे अगला एप्सिलॉन नॉट का वीमा के बारे में। तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट क्या होता है, वीमा निकालना भी आसान है, वीमा निकालना भी आसान है। सबसे पहले आप एसआई यूनिट बताओ, तो आप पीछे जाओगे, सर ये एप्सिलॉन का ही तो एसआई यूनिट है ना, कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी सर अगर हम इसको लिखें, कूलाम्ब का मतलब क्या होता है, कूलाम्ब का मतलब आवेश को प्रदर्शित कर रहा है ना, आवेश को प्रदर्शित कर रहा है, तो लिख दें आवेश का स्क्वायर, लिख दें आवेश का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। सर नीचे में न्यूटन भी था, यानी कि बल लिख सकते हैं सर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर सर, यानी दूरी का स्क्वायर सर, है ना, या लंबाई का स्क्वायर सर, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतना आप लोगों को बातें क्लियर होनी चाहिए। अब बताइए, आवेश का बीमा मैंने लिखा रखा है, तो आवेश का बीमा AT लिखो चाहे IT लिखो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AT लिखेंगे, स्क्वायर है मतलब कि दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर बातें, है ना। बटा में बल का बीमा अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, mLT के पावर -2 होता है। देखो बल का भी फॉर्मूला होता है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाता है ना, त्वरण का भी याद होना चाहिए आप लोग को, वेग बटा में समय, और वेग का फिर करोगे तो दूरी बटा में समय, तो वो तोड़ते चला जाता है छोटा छोटा, तो कुछ कुछ चीजों को याद रखिए, जब तक छोटा नहीं याद होगा तब तक बड़ा की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एम होगा, इसका बीमा हर एक बच्चे को याद रहता है MLT, तो ये पूरा बल का बीमा हो जाएगा, क्लियर बातें। अभी तो सर हमको यहाँ बीमा निकालना है, दूरी का क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, कॉम्बाइन करना है, यहाँ ए गोयल ये दो गोयल, है ना, सबसे पहले हम m को ऊपर लेके जाएंगे, आओ कहूँ m है, नहीं सर एगो है, ऊपर जाएगा m के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है सर। अब l को देखिए, l 1 और ये 2, यानी कि 3 गोयल है, ऊपर में l नहीं है सर, यानी ऊपर जाएगा तो l के पावर -3 हो जाएगा। अब t को देखिए, t यहाँ पे क्या होगा, -2t है ना, -t के पावर -2 है ना, तो ये ऊपर जाएगा, t के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, t के पावर 2 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा चेंज हो जाता है साइन, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, देखो ये क्या था, प्लस था, है ना, ये क्या प्लस है, जब जुड़ा तो 3 हो गया, ऊपर गया तो -3 हो गया, ये भी -1 हो गया। इसी तरीके से अगर t के पावर -2 है तो ये जाकर के प्लस हो जाएगा, ये जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होगा। यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, t के पावर 4 हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक है ही, तो ये हमारा जाके फाइनल वीमा बनेगा m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। ये आपके सामने किसका वीमा है सर, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का वीमा है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में k का भी वीमा पूछा जाता है। k मतलब जो हम लोगों ने k निकाला ना, देखो एक बात याद रखना, जस्ट इसी का उल्टा कर दो। k बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं,
1/π। देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई वीमा मुमा होगा नहीं, यानी के बराबर सर आप डायरेक्टली हमको बता सकते हैं ना 1/4πε0। अगर वीमा की बात की जाए तो सर 4 का तो वीमा नहीं होता है, पाई का भी वीमा नहीं होता है। हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा घुस रहा है सर कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा अभी हम लोगों ने सीखा ना। के का बीमा बता रहे हैं, के का बीमा यहाँ पे हम लिख देना चाहते हैं इधर, आप लोग गलत वलत मत लिख देना। के का बीमा, के क्या है हमारा कांस्टेंट है, के हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए सर, एकदम प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे क्या, m के पावर 1 है ना, यानी m हो गया, l के पावर 3, यस सर, t के पावर -4। देखिए साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। बोलिए बातें क्लियर हुई। तो यहाँ पर से हमने के का भी बीमा निकाल लिया। उम्मीद है आप लोगों को धीरे धीरे हर एक बात समझ में आ रहा होगा, बस पेशेंस बना के हमारी वीडियोस को आपको देखते रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि यूनिट्स क्या होता है ना। जैसे आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल जब निकालने के सवाल आएंगे तो यूनिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूंकि देखिए यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि देखिए चूंकि है ना आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है ना, कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक है ना, कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है ना। तो सर तो है ना बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम लोग व्यवहार में निम्न का इस्तेमाल करेंगे, निम्न का प्रयोग करेंगे। क्लियर बातें समझ में आई। देखिए समझिए, कहता है चूंकि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है, और यह एक बहुत बड़ा मात्रक है। सर ऑलरेडी बात है, कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का। तो सर कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को भी तो रखना होगा, छोटे छोटे भाइयों को भी तो जानना होगा। जैसे कैसे मैंने कहा कि बेसिक बातें जानिएगा तो बहुत अच्छा आगे आपका बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे सर की आवेश का छोटा मात्रक में, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 माइक्रो कूलाम, इसको हम लोग माइक्रो कहते हैं सर, है ना, इसको हम लोग माइक्रो कहते हैं, म्यू माइक्रो, अंग्रेजी इसको माइक्रो कहते हैं, माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होगा, तो याद रखिएगा तब ना 10 के पावर -6 कूलाम। तो इसका इस्तेमाल होगा हमेशा, जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा वो आपको कूलाम में चेंज करके ही बनाना होगा, है ना, एक स्टैंडर्ड मात्रक में बनाना होगा। आगे मैं सारी चीजें सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 नैनो कूलम बराबर 1 नैनो कूलम बराबर, कूलम बोलिए चाहे कूलम बोलिए, ठीक है, 10 के पावर -9 कूलम, कूलम बोलिएगा ज्यादा अच्छा है ना, कूलम ही लिख देते हैं। जो लिखने का मन है ये भी सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। 1 पीको कूलम बराबर, 1 पीको कूलम बराबर, 1 पीको कूलम बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -12 कूलम। ये बात इतना याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इनफ है इतना न्यूमेरिकल। और बाकी आप लोगों ने तो 11th में पढ़ा ही होगा सर, अगर 11th नहीं पढ़े हैं तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना, फिर आपको कैसे समझ में आएंगी सारी, ठीक है। या फिर 9th क्लास में भी पढ़ना, जरूरी नहीं कि आपने 11th 9th भी पढ़ के आए होंगे, तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी। चलिए 1-2 क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाएगा, 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाए तो और मजा आएगा। देखिए सवाल यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, लिखिए 4 माइक्रो कूलम, है ना,
4 माइक्रो कूलम्ब तथा 6 माइक्रो कूलम्ब के दो आवेश एक दूसरे से, 6 माइक्रो कूलम्ब के दो आवेश एक दूसरे से निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करें। दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की आप गणना करें। ये लीजिए आपके सामने आंसर। अब आप लोगों को तो सर सॉल्व करना होगा, बहुत इजी है। देखिए एक बार समझ जाइए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, समझिए आप लोग। देखिए 4 माइक्रो कूलम्ब का है, ठीक है, यानी ये हमारा Q1 की वैल्यू कितना दे रखा है सर, 4 माइक्रो कूलम्ब। ओके सर, कोई बात नहीं। Q2 की वैल्यू कितना दे रखा है सर, 6 माइक्रो कूलम्ब। एकदम शानदार सर। सर हमने आपको बताया कूलम्ब में, जब भी आंसर होगा कूलम्ब में होगा। व्यवहार में हम छोटे का मात्रक यूज करेंगे, लेकिन सर जब डिसीजन लेने की बारी आएगी, मेरा भविष्य का बारी आएगा, तो मैं बड़ा बनूंगा, छोटा नहीं बनूंगा सर। छोटा सोच लेके कहाँ जाना है, जिंदगी में यही रहना है, तो कुछ बड़ा सोचा जाए, है ना, बहुत बड़ा सोचेंगे सर। 4 माइक्रो कूलम्ब है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 माइक्रो कूलम्ब को हमने सिखाया था 10 के पावर -6 कूलम्ब। आ गया ना सर। 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर 10 के पावर -6, 4 तो 4 गुने 10 के पावर -6। अगर 6 माइक्रो कूलम्ब बताना है तो 6 गुने 10 के पावर -6 कूलम्ब। आ गया सर, ये भी एसआई यूनिट में आ गया। अब सर दूरी के बारे में क्या कहते हैं, दूरी तो कह दिया है 10 मीटर। मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है सर, मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट। तुमको इससे क्या दिक्कत है सर, जो है सो है। हमसे पूछा जा रहा है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना, बल यानी फोर्स। तो हम लोग यहां से लिखेंगे क्या, कूलाम के नियम से। कूलाम साहब जी ने बल निकालने के लिए कहे हैं, वही तो एगो व्यंजक दिए हैं। कूलाम के नियम से क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 बाई R²। चलिए सर, K का वैल्यू याद है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा सर, 9 गुने 10 के पावर 9। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Q1 का वैल्यू भर दो भाई, 4 गुने 10 के पावर -6। बहुत अच्छा। Q2 का भी वैल्यू भर सकते हो ना, 6 गुने 10 के पावर -6। बहुत अच्छी बात है, इतना दूर तक काम कर दिए। अब क्या करेंगे, R²। R की वैल्यू 10, यानी कि R² का मतलब 10 का स्क्वायर। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दो, बहुत अच्छा है। ये ऊपर लेके जाकर के ये 10 वाले को एक साथ कंबाइन कर देंगे। फॉर्मूला याद होनी चाहिए बच्चे आप लोगों को, a के पावर m गुने a के पावर n हो, तब a के पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, ठीक है। जब आपका पावर नेगेटिव है, a के पावर m गुने a के पावर -n हो, तब भी सर m प्लस -n होता है। लेकिन ये जब आता है, ये जब माइनस होता है, तो ये प्लस को माइनस कर देता है। तो ये बातें हो जाएंगी, ये बातें याद है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा हम भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहां देखिए, इस बात को हम लोग कहीं पे लेके जाके रख देते हैं। ठीक है, इस साइड रख देते हैं, यही ठीक है। इतना बातें याद रखिएगा, ये बातें पे इसको ये क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, देखिए सवाल यहाँ पे आ गया, ये f की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी सर, है ना। देखिए ये 6 है, ये भी 6 है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। यानी अगर ऑल ओवर की बात करें, देखो देखिए यहां से अगर मल्टीप्लाई करते 24, है ना, 24 9 216 आ जाएगा। जब आप
9, 6 और 4 को गुना करते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा 216। ठीक है, अब बातें ऊपर में है, ये कितनी हो गई 12, ये कितनी हो गई 12 है ना, गुने 10 के पावर 9 को रहने दो, इसको कर दो पहले 10 के पावर -12। ये जब ऊपर जाएगा, मैंने बताया ना, ये जब ऊपर जाएगा तो चार्ज चेंज हो जाएगा सर, यानी ऊपर का पोर्शन क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। यानी अगर f की वैल्यू कहें तो देखो इसको भेजने से कोई फायदा नहीं है, नहीं इसको मत भेजिए, इसको इसलिए नहीं भेजिए सर, इसको इसलिए नहीं भेजिए कि इसको एज इट इज इसके साथ कंबाइन कर दीजिए, क्योंकि फिजिक्स कहता है हमेशा एक अंक के बाद 0 रखिए, ज्यादा आंसर आसान होगा आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन जब भी अगर ऐसा सवाल आए तो एक अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए। अब आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए इसको, तो ये 2 आया तो यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 ही डिजिट है तो ये आ गया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, एक डिजिट के बाद पॉइंट आगे का एक, ये स्टैंडर्ड होता है फिजिक्स में। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहां पर से 10 के पावर -3 हो जाएगा, और ये क्या आएगा, हमेशा न्यूटन में वैल्यू आएगी। अब बताइए किसी विद्यार्थी को यहां तक अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए। उम्मीद है सर हर एक बात समझ में आ रहा होगा। ये वैल्यू हम ऊपर न ले जा करके इसके साथ, ये जो डिजिट वाले इसके साथ करें, 10 का स्क्वायर 100 ही ना होता है, 100 से इसमें डिवाइड कर दिए तो हमको पता है जब भी 0 वाले से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। बातें क्लियर हो गई। चलिए सर एक बात आप लोग बनाइए, एक बार आप लोग बनाइएगा, थोड़ा सा बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अगला सवाल है कि 2 नैनो कूलम्ब, 2 नैनो कूलम्ब और 7 नैनो कूलम्ब, 2 नैनो कूलम्ब तथा 7 नैनो कूलम्ब की, ठीक है, 7 नैनो कूलम्ब के 2 आवेश को, है ना, 7 नैनो कूलम्ब के 2 आवेशों को निर्वात में, 2 आवेशों को निर्वात में एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर, है ना, 20 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, 20 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो बताना है आपको, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का, लगने वाले बल के, है ना, बल के मान की गणना करें। ये रहा आपके लिए सवाल। उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को जल्दी में बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरा बातें समझ में आई होगी कि किस ढंग से न्यूमेरिकल सवाल को अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, देखिए आपके 20 मीटर है, नैनो कूलम्ब है, तो हमने याद दिलाया था, नोट करवाया था, अभी आप लोगों को नोट होगा याद। ठीक है, तो बातें यहाँ पे समझते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों से बन गया होगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसको समझिए। देखिए 2 नैनो कूलम्ब है, यानी कि पहला बात तो Q1 बल की गणना करना है, यानी कि सर कूलम्ब का नियम दिमाग में रीड हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 नैनो कूलम्ब का मतलब 2 गुने 10 के पावर -9 कूलम्ब। अगर Q2 की वैल्यू अगर हम बात करें 7 नैनो कूलम्ब, यानी कि 7 गुने 10 के पावर -9 कूलम्ब। बातें क्लियर हुई। और R की वैल्यू है तो R को हम क्या करते हैं मालूम है, 2 गुने 10 कर देते हैं मीटर। क्यों सर, ऐसा करने से क्या फायदा, देखो 10 का पावर अलग हो जाएगा, 2 का पावर अलग हो जाएगा, तो बहुत बेहतरीन आंसर आएगा। ठीक है, 10 वाले पावर को एक साथ कंबाइन कर देंगे और डिजिट को एक साथ कर देंगे तो जल्दी आंसर आने की संभावना रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कूलम्ब के नियम से। कूलम्ब के नियम से, तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है सर, F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी है,
k की वैल्यू कितनी है, तो 9 गुने 10 के पावर 9 है, ये आपको याद होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू है। Q1 की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं देख करके, 10 के पावर -9 गुने 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 डिवाइड है ना, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 गुने 10 के पावर है ना होल स्क्वायर। तो एक बार इसके साथ स्क्वायर, एक बार इसके साथ स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिएगा आप लोग के पास दिमाग होगा तो लगा सकते हैं। देखिए ए को पॉजिटिव 9 है, यहाँ पे नेगेटिव 9 है, जब इन दोनों बेस सेम है तो जोड़ दीजिए, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं सर, है ना। देखिए 10 के पावर 9 है, गुना में है 10 के पावर -9 है, सर बेस सेम है, गुना में है, पावर जुड़ जाते हैं, यानी कि 10 के पावर 9 प्लस 10 के पावर -9, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 9 -9 है ना, यानी 10 के पावर 0 और 10 के पावर 0 का मतलब 1। तो सर ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई सर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है, बातें आपको समझ में आ रही हैं, है ना। अब सर आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, ठीक है, और नीचे वाला का 2 वाला का कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, देखो ऊपर में क्या बचा 10 के पावर -9, और नीचे में क्या बचा 10 का भी स्क्वायर होगा, यानी 10 के पावर 2। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा है ना, तो कितना आ जाएगा सर, अब इसको आप कैलकुलेट करके बताइएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9 2 11, ये ऊपर चला जाएगा, तो 6/3/4 मल्टीप्लाई 10 के पावर -11 न्यूटन आएगा। जब आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपको जीरो की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से आप ले सकते हैं आगे, या फिर गुना भागा करके 10 से आप डेसिमल को आगे पीछे कर सकते हैं। क्लियर बात है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब जिस विद्यार्थी का इतना आया है उन विद्यार्थी का सही है, ठीक है। देखिए अब अगला जो सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, और बहुत बार इसी एग्जाम में पूछते रहता है ये सवाल, ठीक है। तो इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, क्वेश्चन है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, को आधी कर दी जाए, तो दोनों आवेशों के बीच, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा। डायरेक्ट लिखते हैं सर। ऑप्शन देखिए इस एग्जाम में पूछा हुआ था, ऑप्शन था, ऑप्शन क्या था, हाफ गुना यानी कि 1/2 गुना ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी था 1/4 गुना। ऑप्शन सी था 2 गुना, और ऑप्शन डी था 4 गुना। अब आपको आंसर बताना है कि यह रियलिटी में कितना गुना होगा। बहुत इजी सवाल है सर, आप लोगों ने कूलाम का नियम सीखा तो बन जाएगा, ट्राई कर सकते हैं आप लोग एक बार। देखिए पूछा हुआ है तो हमको बताना फर्ज है, तो सॉल्यूशन देखेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले कूलाम का नियम लिखेंगे, है ना, कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होगा, F बराबर Q1 K Q1 है ना, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेट इक्वेशन 1 कह दीजिए सर इसको। अब करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो कहेगा वो हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि हमको क्वेश्चन क्या रखा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी हमारा क्या है, r है, ये दूरी ना सूचित करता r है, तो हमको क्वेश्चन कर रहा है कि तुम आधा कर दो, यानी कि जो r1 का वैल्यू है, जो नया वाला r तुमको लाना है, वह पुराने वाले को आधा करना होगा। यानी पहले हमारा r था,
अब हमारा जो वैल्यू है वह r/2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यही चेंज करके हमको क्या करना है, दोनों आवेशों के बीच में बल का गणना करना है। तो बल बराबर यानी कि नया बल होगा F1 बल कह देते हैं। तो F1 बल होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट तो सर दोनों के लिए सेम है क्योंकि अब केवल बल ही चेंज होगा ना, बल और दूरी चेंज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K, आवेश तो वही रहेगा, तो यहाँ भी Q1 हमने लेट किया, Q2 लेट किया, तो यहाँ भी आवेश में नो चेंजेस सर, आवेश में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में आवेश में चेंज करने के लिए कहा है दूरी में और बल में। तो बल हमारा F1 है और दूरी हमारा R1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई, या फिर इधर ही लिख दो भाई, इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, K Q1 Q2 बाई R1 की जगह पे हम लिख सकते हैं R/2 का होल स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना। R1 की जगह पे हम लिख दिए R/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब देखिएगा F1 बराबर जो वैल्यू आएगा वो आएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसका भी होगा और यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब पहले गुने दूसरी, है ना, ये फॉर्मूला याद है ना। यहाँ पे देखो आप लोग, ये क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई यहाँ पे R स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी, यानी कि 4/1 हो जाएगी। यानी कि सर डायरेक्टली आप कह सकते हैं, है ना, इसकी वैल्यू, है ना, आप सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में ध्यान दीजिएगा तो एकदम मैच कर रहा है सर, इक्वेशन 1 में मैच कर रहा है। तो यहाँ पर से अगर मैं कहूँ कि इसका वैल्यू कितना जाएगा, F1 का जो नया वाला बल आएगा वह पुराने वाले बल का कितना होगा, 4 गुना होगा। तो ये रिजल्ट आप सभी को बताना था और आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी था, 4 गुना। बातें क्लियर हुई। तो जब भी दोनों आवेश के बीच की दूरी को आधा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल जो पूछे हुए उसको भी ध्यान दे दो। अगला सवाल पूछे हुए, चलिए अगला सवाल भी लिखते हैं, उसको भी देख लीजिए। कहता है अगला सवाल कि R दूरी से विलगित दो आवेशों के बीच F बल लगता है। क्वेश्चन है R दूरी से विलगित दो आवेश, है ना, दो आवेशों के बीच F बल लगता है। क्या लगता है, F बल लगता है। तो हमसे सवाल कहा जा रहा है यदि दोनों आवेशों को दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, है ना। अगला लिखते हैं यदि दोनों आवेश को दुगना कर दिया जाए, दोनों आवेश को क्या कर देना है दोस्तों, दुगुना कर दिया जाए तथा उसके बीच की दूरी भी, है ना, दूरी भी आधी कर दी जाए तो लगने वाला बल होगा, क्या होगा सर, ऑप्शन बताइए। आप सर ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऑप्शन कहता है F, है ना, ऑप्शन है F, ऑप्शन बी है 4F, ऑप्शन सी है 16F, ऑप्शन डी है 6F। अब आप लोगों को बताने हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, सेम उसी तरीके से, है ना, सेम उसी तरीके से, है ना सर। दूरी जो चेंजेस है, पुराना वाला क्या कहता है, तो ये कहता है R दूरी है और दोनों के बीच में F बल लगता है। तो F बराबर हम लोग जानते हैं K Q1 Q2
बाई आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं सर कूलाम के नियम से। अब चेंज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चेंज क्या क्या हो रहा है, कह रहा है दोनों आवेश को दुगना करना है, यानी सर पहला आवेश चेंज हो रहा है Q डैश, Q1 डैश कर दिए, Q1 डैश का वैल्यू क्या हो रहा है, दोगुना करना है Q1 का, Q2 डैश का सर दोगुना करना है Q2 का, और एक और चेंजेस है ना, R1 का चेंज करना है, आधा करना है R का, है ना, इसके अकॉर्डिंग, पुराने वाले के अकॉर्डिंग करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो नया बल आएगा वह क्या आएगा, K Q1 डैश K Q2 डैश बटा में R1। तो वैल्यू केवल पुट करना है, Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2Q1 गुणे 2Q2 और बटा में इसका क्या हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। अब इसको केवल हमको कैलकुलेट कर देना है। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर से 2 2 4, 4 को साइड कर दो, K Q1 Q2 बटे में ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं और इधर 4 को लिख देते हैं। तो वैल्यू हमारे सामने आ रही है सर 4 चौको 16, और इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से जान रहे हैं F, है ना, लिख देंगे यहाँ पे साइड में समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से। अब हमारे सामने आ गया जो इक्वेशन हम लोग खोज रहे थे, है ना, हम लोग जो इक्वेशन खोज रहे थे वो ऑप्शन नंबर सी भाग गया, है ना, सी भाग गया। क्लियर है, एकदम भाया ना सर आप लोगों को सवाल, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब थोड़ा सा और भी बेसिक बातें करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि एकांक आवेश क्या है। हमारा सवाल यहाँ पे आता है कि एकांक आवेश क्या है। एकांक आवेश क्या है ना, तो एकांक आवेश क्या है, तो एकांक आवेश वह आवेश है ना, वह आवेश है जो अपने बराबर परिणाम के सजातीय आवेश से निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, है ना, रखने पर 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन का बल प्रभावित करता है, उसे हम लोग एकांक आवेश कहते हैं। समझ में आया एकांक आवेश क्या होता है, तो लिखिएगा आप सब लोग एकांक आवेश के बारे में। तो एकांक आवेश वह आवेश है, एकांक आवेश वह आवेश है, वह आवेश है जो अपने बराबर परिणाम के सजातीय आवेश से, है ना, जो अपने बराबर सजातीय आवेश से निर्वात में 1 मीटर की दूरी पे हो, है ना, यूनिट की बात की जा रही है तो निर्वात में भी 1 मीटर ही बात करेंगे, यूनिट के बारे में ही बात करेंगे। 1 मीटर दूरी पर है ना, दूरी पर रखने पर 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन का बल, है ना, 9 न्यूटन का बल से प्रभावित होता है। यानी कि सर अगर यूनिट आवेश होगा, यानी कि सर आप कहना यही ना चाह रहे हैं कि अगर यूनिट आवेश होगा तब जो बल होगा वह K के बराबर होगा। एकदम भैया मैं यही कहना चाह रहा हूं, है ना, क्योंकि K का ही वैल्यू 10⁻⁹। यूनिट वैल्यू का मतलब समझ रहे हो, यूनिट का मतलब समझ रहे हो, यानी कि, है ना, Q1 का भी वैल्यू 1, Q2 का भी वैल्यू 1, है ना, Q2 का वैल्यू 1 और R का भी वैल्यू 1। तो यहां पर से F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा K 1 × 1 बटा में 1। तो F बराबर क्या हो जाएगा K, और K का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यही तो है सर, इसी के बारे में तो बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां से फटाफट 1-2 नोट करिएगा, 1-2 बातें नोट करिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग को समझना चाहिए। जैसे
याद भी होगा, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर बात है। एक प्रोटॉन का चार्ज है ना +1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो दोनों का आवेश का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो परिमाण है वो बराबर होता है, लेकिन केवल और केवल चार्ज अलग होता है। एक पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग मास की बात करें, एक प्रोटॉन का मास यानी कि द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान की बात करेंगे तो सही बच्चों को पता है 1.7 इंटू 10⁻⁻17 kg, सॉरी 27 kg। ठीक है, ये सर बहुत छोटा होता है ना, इसीलिए। अगर मैं बात करूंगा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आप लोग को याद होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। याद है ना, यही होता है ना, उम्मीद है सर आप लोगों को याद होगा। तो ये बातें नोट हो गई। अब एक दो बातें और नोट करेंगे अभी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये बातें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आपको समझना पड़ता है। तो समझिए, कहता है किसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए ताकि आवेश 1 कूलम हो जाए। सवाल यहाँ पे कहता है कि किसी वस्तु से, है ना, किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ताकि वह 1 कूलम आवेश के बराबर हो जाए। एक कूलम आवेश के बराबर हो जाए। बातें समझ में आ रही है? किसी वस्तु कितने निकाले जाए, किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ना, इसमें तो एक फायदा है ना सर कि इसको आगे पीछे कर सकते हैं। सॉरी, निकाल लें कि जो निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन से वह 1 कूलम के बराबर हो जाए, ये सवाल पूछा जा रहा है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कितने अपने हाथ में रखे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेरे हाथ में होगा वह 1 कूलम कहलाएगा। कोई भी व्यक्ति कहेगा कि तुम्हारे पास 1 कूलम आवेश है, सर आवेश इलेक्ट्रॉन से ही तो आता है, हमने पहले क्लास में ही तो बता रखा है। तो आप लोगों को पहला ही क्लास में मैंने बताया था क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण मैंने बताया था ना कि आवेश जो है वह इलेक्ट्रॉन से बना है और आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर या इसके पूर्ण गुणज होता है। तो आवेश का क्वांटमीकरण याद होना चाहिए भाई। तो यहां पर से हम लोग बातें कहेंगे कि Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, प्लस माइनस Ne। प्लस माइनस तो सर चार्ज दर्शा रहा है, हमको चार्ज से मतलब नहीं, हमको तो पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। कोई बात नहीं भाई, हमको चार्ज से मतलब ही नहीं है तो चार्ज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमको तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहां हमको n बताता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स बताता था बातें। E जहां आपका क्या आता था, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, तो कितना होता था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी मैंने लिखाया, अभी जस्ट इसके पीछे मैंने लिखाया था, ठीक है। और बाकी Q का वैल्यू भी आपको पता था, चार्ज होता था, ठीक है। तो आज हम इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, Q की वैल्यू दे रखी है, हमको आवेश कितना रखना है, 1 के बराबर रखना है। यानी कि सर अभी हमको Q की वैल्यू दे रखा है कितना, 1 कूलम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब सर इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है हमें कितना सर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी सर, हमको निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालना है। तो 1 बराबर, है ना, 1 बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, है ना, मल्टीप्लाई n। तो n को करने के लिए ये सारे डिजिट्स को हम इसको ईपटी भेज दें, तो जब भी कोई भी डिजिट 1 गुना में हो तो सो इसीलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा,
एन, ये कोई भी गुना में तो पूरे संख्या को इक्वल के ऊपर ही भेजते हैं, तो बट्टे में हो जाता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जब ये 10 को ऊपर ले जाएंगे सर साइन चेंज कर देगा, यानी कि आप लोग कहें अब ये पॉइंट हटाएगा तो 10 ऊपर, देखिए सबसे पहले हम जो लिख रहे हैं एकदम सिंपल वे में इसी तरीके से लिखिए, ठीक है, गुने 10 के पावर 19। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर, क्योंकि एन की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब ये पॉइंट हटेगा 10 जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा, समझना एकदम बहुत अच्छे से। ये जब भी पॉइंट हटेगा मेरे भाई, ये पॉइंट हटेगा नीचे में 10 आएगा, नीचे वाला 10 क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहां पर से अगर मैं कहूं एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 बटे में 16 गुने 10 के पावर कितना हो गया सर, 19 हो गया, 19 हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि 5/8 गुने 10 के पावर 19, जब आप इसको तोड़िएगा, जब आप इसको तोड़िएगा पॉइंट में बदलिएगा, तो यह पॉइंट में वैल्यू आती है 0.625, है ना, शायद ऐसे ही आता है, 625 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर, ठीक है। ये पहला ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन जब 19 का पावर रहेगा, जब पावर में 19 रहेगा, ठीक है, जब पावर में 19 रहेगा तो यहाँ पे 0.625 रहेगा, ठीक है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ रही है, इधर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। अब बातें को थोड़ा सा इधर में ध्यान देंगे तो थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोग का माइंड कॉन्सेंट्रेट हो। देखिए ना, 5 से आप 8 में भाग दीजिए तो डेसिमल के साथ हो जाएगा। जब आप, मैंने कहा एक स्टैंडर्ड यूनिट फिजिक्स का होता है कि एक अंक के बाद, तो जब आपको एक अंक के बाद 0 लगाना है तो यहाँ पे 10 से गुना करना होगा, है ना, एक अंक के बाद, है ना। जब भाग देते हैं तो एक अंक आगे चल जाता है ना, जब गुणा करते हैं तो एक अंक पीछे आ जाता है। तो पीछे लाना है ना सर, 0 पॉइंट पीछे एक डेस, तो पीछे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, है ना, देखिएगा क्या कर रहे हैं, देखिए 0.625 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 18, बताइए एगो इसमें से निकाल लिए, एगो को आगे कर दें। देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट उछलेगा पीछे आ जाएगा, एक डिजिट के बाद पीछे आ गया और ये हमारे सामने आ गया 18। आपका जो बार बार पूछा जाने वाला सवाल जो है वह यह है कि एक कूलम आवेश में, दोस्तों अच्छे तरीके से लिख देते हैं, एक कूलम में आवेश दोस्तों इतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कितना, एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में, है ना, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स होती है। सर बहुत सारे बच्चे सोचे सर आपने तो बताया था कि सर पॉइंट में, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती आवेश का। भाई ये पॉइंट में नहीं है, देख लो यहाँ पे 18 को 10 है, तो ये पॉइंट को खत्म कर देगा, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा, 6 करोड़ पार कर जाएगा सर। यहां से कितना पॉइंट हटाने के लिए हमको कितना जीरो चाहिए सर, 2 जीरो चाहिए, इसके पास 18 जीरो है, इसके पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो है, लेकिन इसके पास 18 जीरो, बताओ, तो ये तो पॉइंट में वैल्यू है ही नहीं, ये तो पॉइंट में वैल्यू है ही नहीं, यह पूर्ण संख्या है, एक पूरा पूरा नंबर है, 6000, 10,000, 15,000, 5 है, कभी भी 0.6 डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। इतनी बातें क्लियर हुई, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इतना बात तो क्लियर हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है वह है द्रव्यमान और आवेश में अंतर। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर स्पष्ट करें या अंतर लिखें। तो सवाल हम लोग एक हेडिंग दाग देते हैं, यहां पर से हेडिंग यही देते हैं कि क्वेश्चन डाल दीजिए आप लोग भी कि द्रव्यमान तथा आवेश के बीच अंतर लिखें। द्रव्यमान तथा आवेश के बीच अंतर लिखें। देखिए जब भी अंतर वाला सवाल हो ना तो वो कुछ इस ढंग से लिखिएगा आप सभी लोग मेरे भाई, कभी भी गलती वलती मत कर दीजिएगा।
जब भी डिफरेंसेस आएंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, और आप लोगों को भी कुछ इसी ढंग से लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे दे दो भाई, इसी का क्लोन बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक साइड हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान और दूसरे साइड हम लोग लिखेंगे आवेश। बातें समझिए, है ना, आवेश। अब चलिए अब पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलेंगे, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर। देखिए सबसे पहला पॉइंट, आवेश संरक्षित नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट गुण वाला याद है ना, गुण वाली बातें लिख दीजिए। आवेश क्या संरक्षित है, तो यानी कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, लिखेंगे द्रव्यमान, नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, है ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षित नहीं है ना, या फिर द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, नहीं होता है, ज्यादा अच्छा है ना। और इधर लिख देंगे, इधर लिखेंगे आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब समझ रहे हैं ना, कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको तो नष्ट भी कर सकते हैं, संरक्षित होता है। दूसरा पॉइंट क्वांटमीकृत वाला लिख सकते हैं, दूसरा गुण लिखिए। सर केजी को आप बोलते हैं ना कि हमको 2.5 kg लाइए, यानी द्रव्यमान को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं, लेकिन चार्ज को नहीं लिख सकते हैं सर। सॉरी, इसको हम लोग क्वांटमीकृत होता है, यानी कि ये क्वांटमीकृत नहीं होता, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं। क्वांटमीकृत का मतलब क्या होता है, वह फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, होगा तो होगा पूरा में होगा, है ना। तो यहां से लिखेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान क्वांटमीकृत, क्वांटमीकृत नहीं होता है। द्रव्यमान क्या है, क्वांटमीकृत नहीं होता है। इधर लिख देंगे आवेश क्वांटमीकृत होता है, यानी यह पूर्ण होता है। जब भी होगा तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 15,000 होगा, 20,000 होगा, ऐसे होगा, लेकिन फ्रैक्शन में वैल्यू कभी नहीं होगा, ठीक है। आवेश क्वांटमीकृत होता है, ये दूसरी वैल्यू होगी। तीसरी वैल्यू लिखेंगे, है ना, तीसरी वैल्यू लिखेंगे, इसका केवल प्रॉपर्टी है, आवेश क्या है हमारा, एक बेसिक क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल है ना। तो लिख सकते हैं यह एक मूल राशि है ना, यह एक मूल राशि है। दूसरा डिफरेंस हम लिख देंगे, यह एक व्युत्पन्न राशि है, यानी कि उत्पन्न किया गया है, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये तो धारा और समय का, है ना, धारा और समय से उत्पन्न हुआ, इसलिए व्युत्पन्न राशि होगा। और यह एक मूल राशि है ना, यह क्या है, एक प्रकार की मूल राशि है। चौथा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, द्रव्यमान को हम लोग गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान जो है वह गुरुत्वाकर्षण में भूमिका अदा करता है ना। द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण में भूमिका अदा करता है। बातें समझ में आ रही है, ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में ही आप द्रव्यमान को पढ़ेंगे, लेकिन आवेश को हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत के क्षेत्र में, है ना। किसमें, तो यह वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत में भूमिका अदा करता है। ये बातें क्लियर हुई। और भी चीजें लिख सकते हैं, 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है ना। सब तो डिफरेंसेस है, सारे तो डिफरेंसेस है सर। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। दूसरा लिख सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। किलोग्राम होता है, इधर लिख देंगे, ठीक है, केजी यानी किलोग्राम। तो ये रहा आपका आज का इतना ही क्लास। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे अपने सिलेबस को बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, तो किसी वस्तु पर है ना आवेश का वितरण होगा, कि किसी वस्तु का आवेश का वितरण, किसी वस्तु को किस तरीके से आवेशित करते हैं। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि बाल में ऐसे ऐसे लगड़ते हैं और किसी भी कागज के टुकड़े को ऐसे करते तो वो सड़ जाता था, तो वह रीजन क्या था सर, है ना, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन चार्ज कहते हैं। इसी तरीके से आप लोग मोबाइल चार्ज में लगाते हैं, करंट में लगाते हैं, मोबाइल चार्ज में लगाते हैं, मोबाइल चार्ज होने लगता है, उसको हम लोग चालन वाला कहते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे इस चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।